अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे और उनको मैंने बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी सारे प्रोसीजर की, जो कि आपको आसानी से चेकलिस्ट वगैरह ये चीज़ें वेबसाइट पे नहीं मिलती और अंडरटेकिंग के बारे में क्या करना है, कैसी होती है, वो कोई नहीं बताता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी उस प्लेलिस्ट को आप फिर से देखिए, इसकी हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वीज़ा फाइल बनाने में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंस स्टूडेंट वीज़ा। अगेन मैं आगे चलता हूँ, हमने ये वाली स्लाइड कवर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी लास्ट वीडियोस लाज़मी देखें। ये सारा रोड मैप है, किस तरीके से आपकी एक फाइल बनती है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट गैदर करते हैं, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाई। और फिर उसके बाद पासपोर्ट फोटोग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया, मेडिकल इंश्योरेंस, एप्लीकेशन लेटर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन किया। आज है हमारा टॉपिक नेक्स्ट कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये आपके पास जब आप आयरिश वेबसाइट पे या किसी और मुल्क की वेबसाइट पे जाते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगाएँ अपनी फ़ाइल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले जब आप डेटा गैदर करते हो कौन-सी यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, क्या बैंड लेता है वो यूनिवर्सिटी और उनको कितने मार्क्स चाहिए और जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करते हो और आप फिर अप्लाई करते हो। बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोसेस है वो, बाहर के मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ ढूँढना और उनके लिए अप्लाई करना अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड के अंदर। जब आपको फर्स्ट टाइम वो दाखिला दे देते हैं, तो वो आपको जो लेटर इश्यू करते हैं उसका नाम होता है कंडीशनल ऑफर लेटर, जिसमें आपसे कहा जाता है कि हमने आपको दाखिला दे दिया है, कोई इश्यू नहीं है आपका, आपके आइल्स पूरे हैं, बैंड वगैरह सब ओके हैं। तो आप जो हैं अगर इसमें वाक़ई में आप अगर श्योर हैं, आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो आप हमें ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ईमेल बैक करें, हमें रिस्पॉन्स करें और हमें बताएँ कि आप दाखिला लेना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि येस, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस कंडीशनल ऑफर लेटर को, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो फिर आपको वो एक और लेटर जारी करते हैं जिसका मतलब है कि जिसमें आप फी पे करते हो और आपको वो फुल डिटेल्स देते हैं। सम टाइम वो कंडीशनल ऑफर लेटर के साथ आ जाता है। उसमें ये होता है कि आपने फ़ी पे की, आपको वो मैंने प्रॉपर बताया, उसपे प्रॉपर वीडियो बनी हुई है कि आपने फ़ी कैसे पे करनी है और क्या ठीक तरीक़ेकार है ताकि आपके बाद में आपको वीज़ा में भी इश्यू ना आए। तो उसका भी आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। तो फिर वो आपको जब आप फ़ी पे कर देते हो तो फिर वो आपको फुल ऑफर लेटर जारी करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, कंडीशनल का मतलब ये है कि आधा लेटर, मतलब अभी तक आप उसके फुल तालिब इल्म नहीं बने उस यूनिवर्सिटी के, जब तक आप फ़ी नहीं पे करते। जब फ़ी पे कर देते हो तो फिर आप पूरे तालिब इल्म बन जाते हो, मतलब फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको कहते हैं कि आप सितंबर से जब भी मंथ है उससे आके आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये काम आपका एटलीस्ट 6 मंथ पहले होता है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, या आप कह सकते हो कि साल के शुरू में ही दाखिले शुरू हो जाते हैं जब 9वें महीने में क्लासेस होती हैं, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, फुल ऑफर लेटर जो है, ये आपको यूनिवर्सिटी जब इश्यू कर देती है, तो इसको आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। तो वो ऑफर लेटर और साथ में फीस की रसीद के लिए भी आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी जारी करती है कि ये आपकी फीस की रसीद है, आप अपना उसके साथ लगाओगे वीज़ा फाइल के साथ, और आप इस लेटर को और फीस वाले लेटर को और फुल ऑफर लेटर को अपने वीज़ा फाइल में रख देते हो, ओरिजिनल को। आप उसकी कलर कॉपी करवा सकते हो या ब्लैक एंड व्हाइट भी इश्यू नहीं है, तो आप उनको रख लेते हो और उसपे आपका नंबर होता है, जो भी एप्लीकेशन नंबर एंड सो ऑन। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर आई थी ज़हन में मेरे, कि जब आपके पास फ़ी एंड दोनों लेटर आपके पास जब मौजूद होते हैं, तो आपने इनकी 3-3 कॉपीज़ भी करवानी है। एट द एंड आपको मैं वो बताऊँगा, लेकिन अभी मेरे ज़हन में ये है कि आप जब भी फ़ाइल बनाते हो, जब पूरी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है, तो उसका 2 सेट निकलवाते हो आप, प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपीज़ की, जो कि आगे जाकर आपको जब आप वीज़ा के लिए जाते हो तो काम आते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है एजुकेशन गैप्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट को यार मसला आता है, और सबसे पहले तो टिप ये है यहाँ पर कि आपके मैट्रिक में कोई गैप है या इंटरमीडिएट में, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, आप उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो आपको कोई भी गैप जितना भी है उसका कोई इश्यू नहीं, आपकी सिर्फ वो डिग्री देखते हैं और आपके पास है ऑलरेडी जो उनको चाहिए बीएस लेवल का, जो 4 साल डिग्री मौजूद है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आपको इश्यू कर देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आप वहाँ पर दाखिला ले सकते हो। ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। असल में जो गैप्स जो फिल करने होते हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होते, वो वीज़ा ऑफिसर के लिए होते हैं। तो आपने वीज़ा ऑफिसर को बताना होता है, एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, आपको एडमिशन मिल जाता है। आपने वहाँ पर ये एजुकेशन गैप फिल करके वीज़ा फाइल में लगाना होता है कि आपका जो एजुकेशन है उसका गैप क्यों आया। 12वीं के बाद आपने अगर 13वीं में दाखिला नहीं लिया, तो आपने बताना है कि 1 साल क्या कर रहे थे, या 14वीं के बाद आपने जब वीज़ा अप्लाई कर रहे थे उस दौरान 2 साल गुज़र गए हैं, वीज़ा अप्लाई आपने देर से किया, तो 2 साल तक आप क्या जॉब कर रहे थे? आपने वो सर्टिफिकेट एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का या जहाँ भी आप जॉब कर रहे थे या दुकान का, आपने उनसे
उनका लेटर हेड होता है। लेटर हेड या स्कूल का लेटर हेड, कॉलेज का लेटर हेड, जहाँ भी आप जॉब कर रहे थे या किसी से आप बनवा सकते हो, ले सकते हो, वो चीज़ जिसमें आपका बताया हो कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम या जॉब कर रहे थे, एज़ अ टीचर थे या आप दुकान पे काम कर रहे थे, तो लेटर हेड का मतलब ये होता है कि वो लेटर हेड पे लिख के देगा वो बंदा, दुकान का मालिक या प्रिंसिपल, और अपना साइन स्टैम्प भी करेगा कि लेटर हेड क्या चीज़ होती है, ये बात आप ज़हन में रखें कि एक सादा कागज़ नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर लेटर हेड वो होता है, जिस तरह जिस चीज़ पे आप सामान लिख के देते हो दुकान का, तो दुकान के ऊपर लोगो वगैरह होता है और नीचे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। ये लेटर हेड कहलाता है। ऐसे बैंक का भी होता है, स्कूल का भी होता है, एक ऑफिशियल लेटर जो बनवाते हैं वो किसी को लेटर लिखने के लिए, तो इस तरह से वो लेटर या सर्टिफिकेट के तौर पर भी वो इस्तेमाल होता है। उसमें बस उसने लिखना होता है, चाहे वो हैंडराइटिंग में लिखे या कंप्यूटर से उसको प्रिंट करा के आपको दे दे, और उसमें अपनी स्टैम्प एंड साइन बाद में करे उसके ऊपर, और कहे कि इस बंदे ने इस टाइम से इस टाइम तक हमारे पास काम किया है एज अ टीचर, और अभी भी ये प्रेजेंट है, काम कर रहा है, एंड दैट्स ऑल। इतनी सी बात है, बाकी उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इससे वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो बंदा जो है, ये जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया, ये इस टाइम या इस दौरान अभी किसी जगह पढ़ा रहा है, और जब तक इसका वीजा हो जाएगा तो शायद ये फिर चला जाएगा, तो उस वक्त वो अपनी जॉब को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान आपने बताना होता है कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, 1 साल का पूरा गैप होता है, तो आप क्या कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये एजुकेशनल गैप होते हैं, और किस तरीके से वो आपको बना के देते हैं सर्टिफिकेट आपके कॉलेज स्कूल वाले, वो मैं आपको तरीकाकार सिखा दिया कि एजुकेशन गैप सिर्फ जो है, आप उसको लेटर में लिख के नहीं बताओगे कि यार एप्लीकेशन में कि मैं यहाँ तक काम कर रहा हूँ। आपको एक लेटर उनका लगाना भी है कि जिससे वो साबित हो कि आप वहां पर काम कर रहे थे, और उन्होंने आपको लेटर दिया कि हाँ, ये यहाँ पर काम कर रहा है इस दुकान में, इस कॉलेज में। तो प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर वो साइन करके इन चीजों को देगा। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स प्रूफ, ये फी के बारे में बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको ट्रांसफर करते हो, वहां पर जाके कैश नहीं देते, बल्कि बैंक से ट्रांसफर करते हो। तो ये फी जब आप ट्रांसफर करते हो, तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है फीस का, जो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आपको यूनिवर्सिटी देती है कि आपके पैसे आ गए हैं हमारे तक। अब ये बैंक की रसीद जो है, उसके अंदर जब आप बैंक की जो आप लगाते हो, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट, एक तो आपकी पर्सनल है पाकिस्तानी रुपीस वाली, जो यूरोज या डॉलर में बनी हुई है, जिससे आपने फीस सेंड की है, उसकी भी आप बैंक की वो निकालोगे, जिससे वीजा ऑफिसर को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने फीस भेजी है इस मुल्क में या इस यूनिवर्सिटी में। तो वो भी आपने निकलवानी है और वो लगानी है, और आपने बताना है कि ये मेरे एक बैंक की जो आपके पास जो बैंक की रसीद है, या बैंक की जो आप कह सकते हो कि ये जो आपको लेटर मिलता है, जिसको आप क्या कहते हो कि जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, इसने क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस की हैं, तो वो वाला आपने लेटर जो है बैंक का, वो आपने लगाना है अपनी फ़ाइल के साथ। उसमें अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि यार फ़ी जो है वो 6000 यूरो और अबव। देखिए, जब आप फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करते हो, तो जब भी आप ये लाज़मी याद रखना कि वीज़ा ऑफिसर कहते हैं कि 6000 मस्ट पे हुआ हो। तो आपने यूनिवर्सिटी से बात करनी है कि क्या आप लोग 6000 एक्सेप्ट करते हो? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अगर ज़्यादा फ़ीस है, आपको पता है 15-20 हज़ार यूरो फ़ीस होती है साल की, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तानी जो 60-80 लाख रुपए बन जाते हैं। तो आपके पास इतने पैसे तो नहीं आप पे कर सको। तो आप उनसे ये कहते हो कि इंस्टॉलमेंट में आप प्लीज़ लेते हो? अगर वो इंस्टॉलमेंट कहते हैं कि हम लेते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टॉलमेंट लेती हैं, 60% कहती हैं वो आप हमें फीस दे दो। अब ये 6000, 8000, 10,000 जितनी भी बनती है, 60% टोटल फीस की, तो आपको वो एक्सेप्ट लेटर दे देते हैं कि इसने इतनी फीस पे कर दी है। तो 6000 से ज़्यादा फीस पे हुई हो, और बाकी इंस्टॉलमेंट का वीज़ा ऑफिसर से कोई लेना-देना नहीं है। आप लेटर में ये कह सकते हो कि जो मेरा फादर है, ये जो मेरे पैसे हैं यहाँ पर, ये मेरा फादर मुझे जो है ये बाद में भी मुझे कवर करेगा ड्यूरिंग द स्टडी। तो इसका मतलब है कि वो आपकी बाकी फीस भी वो बंदा ही पे करेगा जो आपका फादर है। आई नो के बाद में आप जाते हो और यूरोप में जाके आप कमा के खुद देते हो, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को यही सैटिस्फाई करना होता है कि भाई आप जो है आपकी जो फ़ी और जो खर्चा है, उसका वालिद या जिसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसकी आप लगा के दे रहे हो, जिसको आप स्पॉन्सर कहते हो, वो आपके लिए पैसे पे करेगा। और वो कैसे करेगा, उसकी भी मैंने आपको बताया कि पे स्लिप्स लगेंगी 3 मंथ की, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी? जिसको मैं आगे भी शायद एक्सप्लेन करूँगा। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि ये बंदे के पास इतने पैसे हैं, ये इतनी इनकम, ये इतने पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं कि वो आपकी बाकी की फीस भी पे कर सकते हैं, जो भी 15-20 लाख रुपए की रिमेनिंग फीस है। अब यूरो से पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करके देख लेना। तो उतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए स्पॉन्सर के भी, कि जो आपको बाद में फीस भी देगा। तो आप इसको एज़ अ बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो रखवा सकते हो। उसमें उतने पैसे जितने आपके 10,000 यूरो मतलब 30 लाख रुपए तो ऑलरेडी पड़े हैं, या 32 लाख।
इसके अलावा भी 15-20 लाख पड़े हैं तो आप बता सकते हो कि ये मेरी फी की कवर के लिए जो बाकी फीस बच गई है बाकी साल में, जो मैं वहां पर पहुंचूंगा तो मुझे लेटर ऑन मेरे फादर ये जो भी मैं जब अकाउंट खोलूंगा आयरलैंड में आके या इस मुल्क में या किसी भी यूरोप में मुल्क में जाके जब अकाउंट खोलूंगा तो उसमें ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। फिर आपने ये लिखा हुआ है आखिरी पॉइंट के प्रूफ हाउ विल यू पे रेस्ट अमाउंट, मतलब कि जो फीस है उसकी बाकी अमाउंट कैसे पे करोगे इसकी प्रूफ होना चाहिए ना। तो बैंक अकाउंट आपको जो स्पॉन्सर है उसमें एक्स्ट्रा पैसे उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए जो बताएंगे आप अपने उसमें कि ये मेरी बाकी की भी जितने अखराजात हैं वही कवर करेगा मेरी एजुकेशन टूर के दौरान या मेरे एजुकेशन कोर्स के दौरान। ठीक है जी। उसके बाद है एकेडमिक एबिलिटी। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसलिए एक साथ इसको कवर कर रहा हूँ। एकेडमिक एबिलिटी का मतलब है कि आपने सेम फील्ड में स्टडी की है और आपके पास गुड ग्रेड्स हैं और आप मेंशन करते हो ये अपनी एप्लीकेशन में और उसमें आप एप्लीकेशन लेटर को मैंने एक्सप्लेन किया हो, आप उसकी वीडियो देख लेना कि जिसमें आप बताते हो कि यार मेरे पास एकेडमिक एबिलिटी मौजूद है कि मैं आगे इस कोर्स को परस्यू कर सकता हूँ जिसमें मैं दाखिला ले रहा हूँ और मुझे ये करना है क्योंकि मेरे करियर के फलां-फलां गोल्स हैं, मैं टीचिंग करूँगा या मुल्क में वापस आके इस तरह से पढ़ाऊँगा बच्चों को या व्हाटएवर जो भी आपके गोल हैं, वो उसमें आपकी एकेडमिक एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, आप इतने काबिल हो कि आगे उस कोर्स को कंप्लीट कर सकोगे जिसके लिए आप जा रहे हो बाहर के मुल्क में। इंग्लिश आइल्स है, इसको मैं सेपरेटली कवर करूँगा दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इंग्लिश आइल्स को कवर करूँगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर आपके पास इंग्लिश के मार्क्स आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या किया जाए? तो इसलिए ये सेक्शन को मैं प्रॉपर कवर करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।